सभी के लिए गुड मॉर्निंग। नवीन सुबोध स्कूल की ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, कल हम लोग चल रहे थे युग्मक संलयन के बारे में। ठीक है, युग्मक संलयन के बारे में बताया था। युग्मक संलयन जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। ठीक है, 5 प्रकार का कौन कौन सा? सबसे पहले बताया था होलोगैमी। ध्यान है क्या ये? नहीं है। होलोगैमी। दूसरा है आइसोगैमी। हिंदी के अंदर अभी देखेंगे, हिंदी कुछ ना कुछ मिलेगी इनकी। आइसोगेमी। तीसरा है एनाइसोगेमी। चौथा है ऑटोगेमी। और पांचवा है पीडोगेमी। ये 5 प्रकार है। देखो होलोगेमी, इसका पता नहीं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है। आइसोगेमी, इसको बोलते हैं समयुग्मन। एनाइसोगेमी को बोलते हैं विषम युग्मन। विषम युग्मन। ऑटोगेमी को बोलते हैं स्वय युग्मन। और पांचवा है पीडोगेमी, जो है इसको बोलते हैं क्या बोले थे इसको, इसका इसको बोलते हैं शायद शावकी युग्मन। ठीक है। तो ये 5 प्रकार के बताए थे। तो हेडिंग डाल लेना अलग से, या क्वेश्चन लिखना एक। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखना, युग्मक संलयन किसे कहते हैं? क्वेश्चन लिखो, युग्मक संलयन किसे कहते हैं? युग्मक संलयन किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? यह कितने प्रकार का होता है? लिख लिया? लिखो, नर तथा मादा युग्मकों, नर तथा मादा युग्मकों, नर तथा मादा युग्मकों का संलयन, नर तथा मादा युग्मकों का संलयन अथवा जुड़ना, नर तथा मादा युग्मकों का संलयन अथवा जुड़ना युग्मक संलयन कहलाता है। युग्मक संलयन कहलाता है। युग्मक संलयन कहलाता है। अगली लाइन से लिखना है इसी में, नर युग्मक प्राय छोटे, नर युग्मक प्राय छोटे, कौमा गतिशील, गतिशील तथा सक्रिय होते हैं, तथा सक्रिय होते हैं। जबकि मादा युग्मक प्राय, जबकि मादा युग्मक प्राय बड़े, मादा युग्मक प्राय बड़े, कौमा स्थिर होते हैं। अगली लाइन से लिखना, सामान्यतया नर युग्मक, सामान्यतया नर युग्मक गति करके, सामान्यतया नर युग्मक गति करके, सामान्यतया नर युग्मक गति करके मादा युग्मक तक पहुंचते हैं।
मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। हेडिंग डालना युग्मक संलयन के प्रकार। युग्मक संलयन के प्रकार। युग्मक संलयन के प्रकार लिखना, इसमें निम्न प्रकार होते हैं। निम्न प्रकार होते हैं। और फर्स्ट हेडिंग डालना इसमें होलोगेमी। फर्स्ट हेडिंग डालो होलोगेमी। याद तो हो जाएगा होलोगेमी, एक नाम याद रख लेना इंग्लिश में, होलोगेमी। लिखना है इसमें जब जब जीव का शरीर जब जीव का शरीर जीव का शरीर कल बताया था ना, ध्यान है, जब जीव का शरीर किसकी भांति काम करे, युग्मक की भांति काम करे। ना तो वो युग्मक का निर्माण करेगा, ना युग्मक में बदलेगा, बल्कि युग्मक की तरह काम करता है। लिखना इसमें जब जीव का शरीर युग्मक की भांति जब जीव का शरीर युग्मक की भांति कार्य करता हो। जब जीव का शरीर युग्मक की भांति कार्य करता हो तो ऐसे सॉरी तो इसे होलोगेमी कहते हैं। तो इसे होलोगेमी कहते हैं। तथा ऐसे युग्मक होलोगेमिट्स ऐसे युग्मक होलोगेमिट्स कहलाते हैं। जैसे जैसे कोकोरोमोनास, जैसे कोकोरोमोनास, ये लिख रहा कोकोरोमोनास। ठीक है, एक ही नाम है ये, कोकोरोमोनास। दूसरे हेडिंग डालना आइसोगेमी। आइसोगेमी ब्रैकेट में समयुग्मन। आइसोगेमी ब्रैकेट में समयुग्मन लिख लिया। अब देखो सम नाम है सम, अर्थात इसमें क्या होगा, नर और मादा युग्मक जो होंगे ना, वो आकार आकृति बाह्य आकार आकृति संरचना में कैसे होंगे, समान। ठीक है, केवल बाह्य ध्यान रखना, आउटर स्ट्रक्चर जो होगी वो ही इनकी कैसी होगी, अलग अलग होगी। तो उसमें सॉरी आउटर स्ट्रक्चर कैसी होती है, समान। ठीक, इनमें बाहर से यदि हम देखें ना तो कोई अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे युग्मक जो होते हैं इनको आइसोगेमिट्स के नाम से जानते हैं। युग्मक को हम इंग्लिश में गेमिट्स बोलते हैं। तो आइसो शब्द तो लगा देना, आइसोगेमिट्स। और ऐसे युग्मकों के संलयन की जो क्रिया होती है जो समान हो उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोगेमी के नाम से जानते हैं। ठीक, तो लिखना जब नर तथा मादा युग्मक जब नर तथा मादा युग्मक बाह्य आकार आकृति संरचना में बाह्य आकार आकृति संरचना में बाह्य आकार आकृति संरचना में समान होते हैं, समान होते हैं। इनमें बाहर से अंतर कर पाना मुश्किल होता है।
इनमें बाहर से अंतर कर पाना मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। इस प्रकार का युग्मक संलयन, इस प्रकार का युग्मक संलयन आइसोगेमी या समयुग्मन, इस प्रकार का युग्मक संलयन आइसोगेमी या समयुग्मन कहलाता है, कहलाता है। तथा तथा इस प्रकार के युग्मक, तथा इस प्रकार के युग्मक आइसोगेमिट्स या समयुग्मक, हिंदी में बोलते हैं इनको समयुग्मक, आइसोगेमिट्स या समयुग्मक कहलाते हैं। समयुग्मक कहलाते हैं। इसके एग्जांपल लिख लेना, जैसे जैसे म्यूकर तथा अन्य शैवाल हैं, तथा कुछ अन्य शैवाल हैं, ऐसे लिखना। म्यूकर, म्यूकर हिंदी में लिख लेना चाहो तो। म्यूकर तथा कुछ अन्य शैवालें, लिख लिया। अगली थर्ड हेडिंग डालना एनाइसोगेमी। थर्ड हेडिंग है एनाइसोगेमी। ब्रैकेट में विषम युग्मन, लिख लिया। लिखो इसमें इस प्रकार के युग्मक संलयन में, इस प्रकार के युग्मक संलयन में नर युग्मक इस प्रकार के युग्मक संलयन में नर युग्मक छोटे, नर युग्मक छोटे तथा मादा युग्मक बड़े होते हैं। नर युग्मक छोटे तथा मादा युग्मक बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। तथा इन युग्मकों को इन युग्मकों को एनाइसोगेमिट्स या विषम युग्मक, एनाइसोगेमिट्स या विषम युग्मक कहते हैं, कहते हैं। तथा इनके संलयन को, किनके, इन विषम युग्मकों के, तथा इनके संलयन को क्या बोलेंगे, विषम युग्मन या एनाइसोगेमी कहते हैं। विषम युग्मन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे कॉर्डेटा, जैसे कॉर्डेटा। कॉर्डेटा पढ़े होंगे 5 प्रकार के, सुनाए नाम उनका।
5 प्रकार के कोऑर्डिनेटर कौन कौन से हैं, ध्यान है, पहली क्लास से ही बोली थी, नॉन कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर के नाम याद होने चाहिए, ध्यान है, ये 5 प्रकार के, पहला पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स, 5 प्रकार के हैं। इसको हिंदी मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग, नाम तो सुने होंगे इनके पहले कभी, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल क्या हो गए, विषम युग्मन के कोऑर्डिनेटर, आगे समझ में। अगली हेडिंग डालना, स्वयुग्मन या ऑटोगेमी, ऑटोगेमी, लिख लिया। अब देखो ऑटोगेमी में क्या होता है, ऑटोगेमी में ये होता है कि जीव जो होता है, जीव का शरीर, जीव का संपूर्ण शरीर जो होता है ना, वो किस में बदल जाता है, युग्मक में बदल जाता है, ध्यान देना एक मिनट। होलोगेमी में बताया था कि जीव का शरीर जो होता है, जीव का शरीर वो किसकी तरह काम करता है, जीव का शरीर युग्मक की भांति काम करता है, युग्मक की भांति, ठीक है, युग्मक में तो नहीं बदला है ना, युग्मक की तरह काम कर रहा है वो। और इसमें क्या होता है ऑटोगेमी के अंदर, कि जीव का शरीर, जीव का, या फिर ये लिख देंगे हम, जीव का संपूर्ण शरीर, उसकी होल बॉडी जो होगी ना, वो किस में बदल जाएगी, युग्मक में बदल जाती है, ये अंतर होता है। एक तो युग्मक की भांति काम कर रहा है पहले में तो, और दूसरे में क्या है, पूरी तरह से युग्मक में बदल रहा है वो, आगे समझ में। अब दूसरी बात, इसमें एक चीज ध्यान रखो कि युग्मक में ये बदल तो रहा है, और युग्मक आपको कल बताए थे कि युग्मक जो होते हैं वो कैसी कोशिका होती है, अगुणित कोशिका होती है, अगुणित कोशिका होगी युग्मक, ठीक। तो ये एक युग्मक जो होंगे वो एक कोशिकीय होंगे या बहुकोशिकीय होते हैं, बोलो, बहुकोशिकीय या एक कोशिकीय। युग्मक मैंने कल ये बताया था, युग्मक केवल और केवल एक अगुणित कोशिका होती है बस, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी होगी, आधी होगी या पूरी होगी, कैसी होगी, नहीं मालूम, चलो कोई बात नहीं, ये ध्यान रखो युग्मक कैसे होते हैं, अगुणित कोशिका होती है, ठीक है, एक कोशिका होगी, केवल सिंगल सेल होगी। अब युग्मक में जब ये बदल रहा है, संपूर्ण शरीर, ध्यान देना, संपूर्ण शरीर युग्मक में बदल रहा है, और युग्मक कैसी कोशिका होगी, केवल एक कोशिका की बनी हुई होती है, एक ही कोशिका होती है। तो ये जीव जो होंगे वो कैसे होंगे, एक कोशिकीय होंगे या बहुकोशिकीय होंगे, एक कोशिकीय ही होंगे, आगे समझ में, क्योंकि बहुकोशिकीय होते हैं ना, तो ये युग्मक में नहीं बदल पाते। तो इसके लिखा दिया गया ये स्वयुग्मन, नहीं लिखाया, लिखो इसमें नोट करो, लिखना, जब जीव का संपूर्ण शरीर, जब जीव का संपूर्ण शरीर युग्मक, जब जीव का संपूर्ण शरीर युग्मक में परिवर्तित हो जाए, जब जीव का संपूर्ण शरीर युग्मक में परिवर्तित हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो इस प्रकार के संलयन को, तो इस प्रकार के संलयन को इस प्रकार के संलयन को स्वयुग्मन या ऑटोगेमी, स्वयुग्मन या ऑटोगेमी कहते हैं, स्वयुग्मन या ऑटोगेमी कहते हैं। तथा इस प्रकार के युग्मकों को, तथा इस प्रकार के युग्मकों को युग्मकों को क्या बोलेंगे, ऑटोगैमेट्स, या स्वयुग्मक, ऑटोगैमेट्स
कहते हैं। इसके एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे क्लेमाइडोमोनास, जैसे क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, अगला लिखना पांचवा, पीडोगेमी। पीडोगेमी इसको बोलते हैं शावकी युग्मन। शावकी युग्मन के नाम से इनको जानते हैं। देख लिया। देखो शावकी युग्मक में क्या होता है कि जीव जो होते हैं ना, जीव का शिशु जो होता है, जीव का शिशु या जीव की लार्वावस्था जो होती है, यही किसके किसके रूप में बदल जाते हैं, युग्मक के रूप में बदल जाएंगे अथवा युग्मक की भांति काम करेंगे। शावकी का मतलब होता है शिशु। ठीक है, तो लिखना है इसमें, जब जीव के शिशु अथवा लार्वावस्था, जब जीव के शिशु अथवा लार्वावस्था युग्मक की भांति अथवा युग्मक में परिवर्तित हो जाए, युग्मक की भांति अथवा युग्मक में परिवर्तित हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो इसे पीडोगेमी कहते हैं। तो इस प्रकार का संलयन या इस क्रिया को या इस विधि को पीडोगेमी कहते हैं। पीडोगेमी कहते हैं। अच्छा, ऐसे युग्मक क्या कहलाएंगे? अब वो ये गैमी शब्द हटा देना, गैमी की जगह गैमिट्स। इस प्रकार के युग्मक पीडोगैमिट्स कहलाते हैं, पीडोगैमिट्स कहलाते हैं। कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल ये देखो, कीटों के अंदर बहुत देखी जाती है, जैसे इसके एग्जाम्पल लिख लेना, इंसेक्ट। इंसेक्ट इंसेक्ट मतलब कीट आते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये तो हो गई युग्मक संलयन के प्रकार। अब सुनो इसके बाद में युग्मक संलयन के प्रकार के बारे में, युग्मक निर्माण के बारे में देख रहे हैं। कल बताया था ना युग्मक निर्माण, ध्यान हो तो, युग्मक निर्माण कहाँ पे होता है? ठीक, तो इसमें है ना कुछ चीज अलग से लिखनी पड़ेंगी, नोट डाल के, वो ध्यान से देखना। जैसे सबसे पहले बात आती है युग्मक की, बार बार शब्द आ रहा है युग्मक क्या होता है क्या नहीं होता है, ये शब्द आता है युग्मक। युग्मक का मतलब होता है कि नर के या मादा के जो जननांग होते हैं, चाहे वो जंतु में हो अथवा वो पादप में हो, किसी में भी हो, नर या मादा जननांग जो होते हैं, इन जननांगों में जो द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं,
इन जननांगों में द्विगुणित कोशिकाएं, द्विगुणित मात्र कोशिकाएं, इन द्विगुणित मात्र कोशिकाओं में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण होगा, अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, अगुणित कोशिकाएं। ठीक है, और इन्हीं अगुणित कोशिकाओं को किस नाम से जानते हैं, युग्मक के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई कि नर हो या मादा हो, चाहे वो जंतु के फेवर में हो अथवा वो प्लांट्स के फेवर में हो, किसी के में भी, तो उनके जो जननांग होते हैं, जननांगों में द्विगुणित मात्र कोशिकाएं जो होती हैं, जो मदर सेल्स होती हैं, इनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन से जिन अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है, शरीर में और कहीं नहीं होगा, केवल कहां पे, जननांगों में, नर जननांग हो अथवा वो मादा जननांग हो, इनमें पाई जाने वाली जो द्विगुणित मात्र कोशिकाएं होती हैं, इनमें अर्धसूत्री विभाजन से बनने वाली अगुणित कोशिकाएं जो होती हैं, वही क्या कहलाती हैं, युग्मक कहलाती हैं। ठीक है, और बस इसके बाद में ही है। और ये युग्मक जो होते हैं ना, इस युग्मक को हम लैंगिक जनन की इकाई के नाम से जानते हैं। युग्मकों को लैंगिक जनन की इकाई, कल ये भी लिखाया था, शायद ये लाइन लिखाई थी कि लैंगिक जनन की इकाई बोलते हैं युग्मकों को। और लैंगिक जनन की परिभाषा क्या होती है, लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, लैंगिक जनन का मतलब होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक, लैंगिक जनन का मतलब क्या है, लैंगिक जनन का मतलब है युग्मकों का निर्माण। लैंगिक जनन की परिभाषा में ये बताया था ना, युग्मकों का निर्माण और युग्मकों में किसकी क्रिया होना, संलयन की क्रिया होना। इसे ही हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो लैंगिक जनन की इकाई कौन सी हो गई, युग्मक हो गए। और युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, नर युग्मक और मादा युग्मक, दो प्रकार के होते हैं। और दोनों युग्मक कैसे होते हैं, युग्मक हमेशा कैसे होंगे, अगुणित होंगे या द्विगुणित होंगे, कैसे, युग्मक हमेशा कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, अगुणित। ठीक है, तो ये भी अगुणित और ये भी अगुणित, अगुणित और अगुणित मिलके किसका निर्माण करेंगे, एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण करेंगे। और दोनों युग्मकों के मिलने से बनने वाली प्रथम कोशिका क्या कहलाती है, कल भी बताया था, दोनों युग्मकों के मिलने से बनने वाली प्रथम कोशिका जाइगोट या फिर युग्मनज कहलाती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, बैठी समझ में, नहीं बैठी। तो युग्मकों का ध्यान रखना, युग्मकों का निर्माण कहाँ पे होता है, युग्मकों का निर्माण जननांगों में होता है, चाहे वो नर के हो अथवा वो मादा के हो। दूसरा, जननांगों में पाई जाने वाली मात्र कोशिकाएं जो होती हैं, और ये मात्र कोशिकाएं जो होंगी वो कैसी होंगी, द्विगुणित होंगी। मात्र कोशिकाएं हमेशा द्विगुणित होती हैं। ठीक है, और इनमें कैसा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण होगा, युग्मकों का या अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होगा। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया है, नहीं आया। ठीक है, अब इसके बाद में देखो आगे कि नोट डाल के लिखो, कुछ चीज नोट डाल के लिखना, ये अलग से है, किताब वगैरह में इनकी कोई परिभाषा नहीं मिलेगी, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। देखना, सबसे पहले आप लिखना युग्मक, सॉरी, नोट डाल के नोट में सबसे पहला लिखो युग्मक। या गैमेट्स, युग्मक के बारे में लिखना है, बोले, लिखो इसमें नर, सॉरी, ये लिखना, नर तथा मादा जननांगों में, नर तथा मादा जननांगों में, जननांगों में द्विगुणित, द्विगुणित
मात्र कोशिका में द्विगुणित मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से द्विगुणित मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से बनने वाली अगुणित कोशिकाएं कोशिकाएं जो जनन इकाई के रूप में भाग लेती हैं या कार्य करती हैं, जो जनन इकाई के रूप में कार्य करती हैं, युग्मक कहलाते हैं। युग्मक कहलाते हैं। ठीक है, युग्मक आ गया समझ में, क्योंकि इसकी परिभाषा जो है ना वो आपको मिलेगी नहीं, ये याद करनी है आपको। बाई चांस कोई पूछ ले युग्मक युग्मक बार बार शब्द आ रहा है। अच्छा, इसके बाद में लिखना अगुणित। अगुणित शब्द, अगुणित इसको बोलते हैं हम हैप्लॉइड। अगुणित सेल या हैप्लॉइड सेल, इसका मतलब क्या होता है बोले? देखो, अगुणित कोशिका का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। कि किसी कोशिका के अंदर, ये कोशिका है, किसी कोशिका के अंदर जितनी उसकी मूल गुणसूत्र संख्या होगी, ठीक है, उस गुणसूत्र संख्या का क्या होना, आधा होना। मान के चलना इस कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 100 है इस कोशिका के अंदर, तो 100 का आधा कितना होगा, 50। तो बनने वाली जो कोशिकाएं होंगी ना, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, इन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहना, आधी रहना। आ गया समझ में, नहीं आया बोलो? तो ऐसी जो कोशिकाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, अगुणित कोशिकाएं कहलाएंगी। क्लियर है? अच्छा, तो अगुणित कोशिका में लिखना वे कोशिकाएं जिनमें मूल गुणसूत्र संख्या का मूल गुणसूत्र संख्या से आधे गुणसूत्र पाए जाते हैं। अपनी सामान्य भाषा में लिख रहे हैं, परिभाषा इनकी, मूल गुणसूत्र संख्या से आधे गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगली लाइन से लिखना है इसी में, इनमें समसूत्री व अर्धसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है। इनमें समसूत्री व अर्धसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है। दोनों प्रकार का विभाजन होता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल लिख लेना, एग्जाम्पल अगुणित कोशिकाओं का एग्जाम्पल लिख लेना, युग्मक कोशिकाएं, युग्मक कोशिकाएं, ठीक है। क्लियर है? युग्मक कोशिकाएं शब्द कहीं पे भी आ जाए आपके लिए युग्मक, तो आंख बंद करके युग्मकों को क्या बोलेंगे, अगुणित कोशिकाएं। एक लाइन और लिख लेना इसमें, अगली लाइन से, इन्हें एन से व्यक्त करते हैं। अगुणित कोशिका को एन से व्यक्त करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, लास्ट ईयर 11th क्लास के अंदर 3rd चैप्टर पढ़ा था क्या, वनस्पति जगत पढ़ा था। वनस्पति जगत के अंदर प्लांटी को 5 भागों में बांटा है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा,
पढ़े थे ये ना, पढ़े भी नहीं हो तो नाम सुन लिए होंगे बाई चांस गलती से। तो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा और कुछ नॉन कॉर्डेट्स, लोअर नॉन कॉर्डेट्स जो हैं, इनका शरीर भी कैसा होता है, अगुणित होता है। इनका हमारे शरीर की जो कोशिकाएं है ना, वो कैसी हैं, द्विगुणित हैं। लेकिन थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, कुछ कवक, इनका शरीर जो होता है वो कैसा होगा, अगुणित होगा। ध्यान रखना, ठीक है, अगुणित होता है। तो युग्मक कोश का आपने एग्जाम्पल लिखा है ना, उसके आगे भी लिख लेना दो एग्जाम्पल, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, कुछ कवक आदि। इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, ये आपको लाइन लिखाई है ना कि इनमें समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसी के ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, लिख लिया। अच्छा, अगला शब्द लिखना द्विगुणित कोशिका। द्विगुणित कोशिका, द्विगुणित कोशिका लिखना इसमें। ऐसी कोशिका जिसमें, ऐसी कोशिका जिसमें, जिसमें मूल गुणसूत्र संख्या पाई जाती है। ऐसी कोशिका जिसमें मूल गुणसूत्र संख्या पाई जाती है। पाई जाती है, कौमा, द्विगुणित कोशिकाएं कहलाती हैं। द्विगुणित कोशिकाएं कहलाती हैं। कहलाती हैं। अगली लाइन से लिखना, इन्हें 2n से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें 2n, n चाहे कैपिटल मिल जाएगा आपको, स्मॉल मिल जाएगा, इन्हें 2n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगली लाइन से इसके एग्जाम्पल लिखना। देखो सुनो, एग्जाम्पल में एक चीज ध्यान रखना, अभी आपको ये बताया था ना कि थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, इनका शरीर जो होता है वो कैसी कोशिकाओं से बना हुआ होगा, अगुणित या द्विगुणित। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, कुछ लोअर नॉन कॉर्डेट्स जो होते हैं, उनका शरीर कैसी कोशिकाओं से बना होता है, अगुणित कोशिकाओं से बना हुआ होता है, हैप्लॉइड सेल से होगा। लेकिन लेकिन ध्यान देना, इनके अलावा अन्य जो जीव होते हैं, अन्य जो जीव हैं, चाहे वो टेरिडोफाइटा हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, या हायर नॉन कॉर्डेट्स हो अथवा कॉर्डेट्स हो, ठीक, इनका शरीर जो होता है ना वो कैसी कोशिकाओं से बना होता है, द्विगुणित कोशिकाओं से बना हुआ होता है। मतलब जितने गुणसूत्र, गुणसूत्र का नाम तो कभी बाय चांस सुना होगा, गलती से सुन के आए होंगे, गुणसूत्र। तो गुणसूत्रों की प्रॉपर संख्या जितनी है, यदि उतनी कोशिका में मिल रही है ना, तो उसको हम बोलते हैं अगुणित कोशिका, सॉरी द्विगुणित कोशिका। और यदि उससे आधी है तो उसको क्या बोलेंगे, द्विगुणित कोशिका के नाम से जानेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके एग्जाम्पल लिख लेना, अधिकांश जीव, अधिकांश जीव, अधिकांश जीव की कायिक कोशिकाएं, अधिकांश जीवों लिखना, जीवों की कायिक कोशिकाएं। ठीक है, आ गया समझ में। अच्छा, एक शब्द और लिख लेना, एक हेडिंग और, त्रिगुणित। त्रिगुणित, इसको बोलते हैं हम 3n के नाम से जानते हैं, त्रिगुणित। देखो, अगुणित को n से प्रदर्शित कर रहे हैं, द्विगुणित को 2n से, त्रिगुणित को 3n से प्रदर्शित कर रहे हैं हम। ठीक है, तो त्रिगुणित का मतलब क्या होगा कि जिसमें अगुणित गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो, तिगुनी हो।
अगुणित गुणसूत्रों की संख्या। जैसे मान के चलना किसी जीव के अंदर 100 गुणसूत्र हैं, एक कोशिका के अंदर 100 गुणसूत्र हैं, और ये कोशिका कैसी है, द्विगुणित है, द्विगुणित है ना। अब 3n कोशिकाएं कितनी होंगी, 3n गुणसूत्र कितने होंगे, इसका पहले तो n निकाल लो, n 2n कितना हो जाएगा, n बराबर 50 हो जाएगा ना, 2n बराबर 100 है तो n बराबर 50 हो गया, और 50 का गुणा 3 से कर दो, कितनी हो जाएंगी, 50 का गुणा 3 से करेंगे तो कितने, 1500 तो बैठ ही जाएंगे ना। हाँ, कितने होंगे, 150। तो अगुणित जो संख्या होती है ना अगुणित, उसी के अनुसार हम बढ़ाते हुए चलेंगे। तो त्रिगुणित का एग्जाम्पल एक बार आया है बोर्ड में, 1 नंबर में पूछा है, इसका एग्जाम्पल लिख लेना भ्रूणपोष, बस भ्रूणपोष, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड में ही, सीबीएसई का नहीं है, राजस्थान बोर्ड में ही 1 नंबर में पूछा है कि त्रिगुणितता किस में पाई जाती है, या भ्रूणपोष की सूत्र गुणता क्या होती है, कैसी होगी सूत्र गुणता, n होगी, 2n होगी, 3n होगी, 3n होगी इसकी। ये आगे समझ में नहीं आए, अच्छा। अब इसके बाद में देखो, एक चार्ट, एक चार्ट बनाना है आपको, अभी रुको, देखो अब है ना आपके लिए एक चार्ट मिलेगा, उस चार्ट में पहले हेडिंग डाल लेना विभिन्न जीवों की, या हेडिंग डाल लेना आप पहले, हाँ, हेडिंग में ये डालना विभिन्न जीवों की सूत्र गुणिता, ये हेडिंग डाल लेना, विभिन्न जीवों की सूत्र गुणिता। ठीक है, जितना जल्दी हो सके इसे लिख लेना, और इसके फोटो जो हैं वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, आपके ये स्लाइड आपको ग्रुप में मिल जाएगी। इसमें देखो सबसे पहले मैं रिवाइज कर रहा हूं, बाद में लिख लेना, आपके लिए इसकी वो मिल जाएगी, पिक मिल जाएगी एक। उद्यानीय मटर, इसमें एक तरफ दिया है जीव का नाम, और दूसरा कॉलम दे रखा है उनका वानस्पतिक या वैज्ञानिक नाम दे रखा है, मिल गया। और एक तरफ दे रखा है द्विगुणित, या उसकी सूत्र गुणता कितनी दे रखी है, 2n, और एक तरफ दे रखी है सूत्र गुणता कितनी, अगुणित दे रखी है, n दे रखी है। तो सबसे अच्छा, तो सबसे पहले दे रखा है उद्यानीय मटर, सबसे पहले उद्यानीय मटर, उद्यानीय मटर का वानस्पतिक नाम आपको पढ़ना पड़ेगा, 5th चैप्टर के अंदर इसका नाम आएगा पाइसम सैटाइवम, ठीक है। मटर के अंदर गुणसूत्र संख्या, ये उद्यानीय मटर होती है, गुणसूत्र संख्या मटर में 14 होती है, ठीक है, 14 होगी, और अगुणित कितनी होगी, 14 के आधे कितने होंगे, 7। इसके बाद में
उद्यानिये मटर के बाद में मीठी मटर, मटर में कितनी होगी 14, और 14 के आधे कितने होंगे 7। ऐसे ही चावल, चावल का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सैटाइवा, ये पिछली साल आपने पढ़े भी होंगे वैज्ञानिक नाम ओराइजा सैटाइवा। चावल में होती है गुणसूत्रों की संख्या 24, और उनके युग्मकों में कितनी होगी, आधी हो जाएगी ना, युग्मकों में आधी मतलब 12 होगी। अगला दे रखा है गेहूं, गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है टिट्रिकम एस्टिवम, जिसमें गुणसूत्र संख्या होती है 42। ठीक है 42। वर्तमान में हम लोग जो गेहूं खा रहे हैं ना, एक बार यहां देखना बोर्ड पे सामने देखना सभी, देखो वर्तमान में हम लोग जो गेहूं खा रहे हैं वो गेहूं की सूत्र गुणता जो है वो है 6n। इधर देखो एक मिनट, वर्तमान में हम लोग जो गेहूं खाते हैं ना उनकी सूत्र गुणता कितनी होती है 6n होती है। ठीक है, और यदि, और 6n का मतलब होता है कितनी होगी 42। ये कंफ्यूज करने वाली चीज है, ध्यान से सुन लेना कि गेहूं की यदि सूत्र गुणता पूछे आपसे, यदि 2n पूछे, तो वर्तमान में हम लोग कौन सा गेहूं खा रहे हैं 6n वाला खा रहे हैं, तो 6n बराबर कितना है 42 है, 42 है। यदि n बराबर निकालें तो कितना हो जाएगा, कितना हो गया, n बराबर 7 हो गया ना। ठीक है, यदि 2n पूछे आपसे कि 2n कितना होगा, तो 7 गुणा 2 कर देना, कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। क्लियर हो गई। यदि आपसे 3n पूछे तो 3n बराबर 7 गुणा कितने हो जाएंगे 3, कितने होंगे 21। वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में खाने योग्य जो गेहूं है उसकी सूत्र गुणता कितनी है, तो कितनी होगी 6n बराबर 42। लेकिन गेहूं की पूछे, ऐसा हुआ था, आपने सुना है कि भारत में कभी हरित क्रांति आई थी, जब डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे उस समय भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। एक नारा था ना जय जवान जय किसान, सुना था उसका। तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1963 में 64 में जाके हुई थी। तो उस समय गेहूं की, भारत के अंदर गेहूं की जो क्वालिटी चलती थी वो 2N चलती थी। वर्तमान में वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि इनकी क्वालिटी बढ़ा के ज्यादा उत्पादन हो, इसलिए अच्छी क्वालिटी के गेहूं निकाले हैं, उनके अंदर सूत्र गुणता बढ़ाते हुए चले गए हैं, तो वो 6N तक गेहूं पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना कि 6N बराबर 42 होती है यहाँ पे, और 2N बराबर पूछे तो कितनी होगी 14 होगी इसमें। तो ये पूरी स्लाइड आपके लिए मिल जाएगी, और इसे आप लोग बाद में नोट कर लेना। एक पेज की इसके लिए जगह छोड़ देना, बस एक पेज लिख के लिए जगह छोड़ देना और आगे देखते हुए चलना। अब देखो इसके बाद में अगली हेडिंग डालना युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण हेडिंग डालनी, इसमें लिख लेना ब्रैकेट में गैमेट्स फॉर्मेशन। युग्मक निर्माण ब्रैकेट में गैमेट्स फॉर्मेशन। देखो युग्मक निर्माण की बात चल रही है, अब ध्यान से सुनना, दो टेबल में आ जाएगी समझ में ये। युग्मकों का निर्माण सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कहाँ होता है, युग्मकों का निर्माण कहाँ पे होगा। युग्मकों का निर्माण यदि हम पादपों के संदर्भ में देखें, पादप सबसे पहले हम पादपों के लिए लेके चल रहे हैं, तो पादप के अंदर कहीं ना कहीं पे पुष्प नाम की संरचना होती है। पादपों में पुष्प जो होता है वो उसका लैंगिक अंग कहलाता है, और जड़ तना पत्ती ये कौन से होते हैं कायिक भाग होते हैं। तो पुष्प के अंदर कहीं ना कहीं पे क्या मिलता है पुमंग वाला भाग मिलता है, एंड्रोसियम, और दूसरा होता है जायांग या गाइनोसियम के नाम से जानते हैं। जो लास्ट ईयर पढ़ाए थे ये नहीं पढ़ाए थे, 11वीं क्लास में पढ़े थे ये। ठीक है, अब पुमंग जो होता है ना, पुमंग के अंदर ध्यान से सुनना, पुमंग में क्या होते हैं पराग कोश पाए जाते हैं, पोलन सैक पाए जाएंगे, और इन पराग कोश के अंदर
क्या मिलती हैं? लघु बीजाणु धानियां मिलती हैं, लघु बीजाणु धानियां ये पाई जाएंगी। और लघु बीजाणु धानी के अंदर किसका निर्माण होगा? लघु बीजाणु का निर्माण होगा। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं इनमें, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं इनमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण होगा? लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। दूसरे चैप्टर में आएंगी, इनकी सबकी डिटेल आएगी वहां पे, सेकंड चैप्टर जब पढ़ेंगे। लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। और लघु बीजाणु देखो, मात्र कोशिकाएं कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं, ये 2n होंगी। अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो कोशिकाएं कैसी बनी है? अगुणित कोशिकाएं बनी हैं। लघु बीजाणु कैसे होंगे? अगुणित होंगे। और लघु बीजाणु आगे चल के किसमें बदल जाते हैं? पराग कण में बदल जाते हैं। और पराग कण भी कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। बैठ गई समझ में? देख, एक बार फिर से देखना कि पुष्प होते हैं, पुष्प के अंदर दो भाग होते हैं, पुमंग और जायांग। पुमंग जो होते हैं, पुमंग में क्या मिलते हैं? पराग कोश। और पराग कोशों में क्या मिलती हैं? लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। लघु बीजाणु धानियों में क्या होती हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं मिलती हैं। और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे द्विगुणित कोशिका किसमें बदल जाती हैं? अगुणित कोशिकाओं में बदल जाती हैं। ठीक है। अब ये जो लघु बीजाणु होते हैं ना, प्रारंभ में क्या होता है? ये ऐसे लघु बीजाणु जो होते हैं प्रारंभ में आपस में जुड़े हुए होते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार। ठीक। लेकिन जब ये अलग अलग हो जाते हैं तो ये लगभग गोल हो जाएंगे। अब इनको हम क्या बोलेंगे? पराग कण के नाम से जानेंगे। तो लघु बीजाणु और परागकण होने को तो एक ही है, बस इनकी फॉर्म बदल रही है थोड़े। परागकण कैसे हो जाएंगे? लगभग गोल हो जाएंगे, और कुछ नहीं है। दूसरा, दूसरे की बात करें इसकी, जायांग की। जायांग जो होता है पुष्प के अंदर, जायांग में क्या मिलता है? अंडाशय पाया जाता है, अंडाशय। और अंडाशय के अंदर क्या मिलते हैं? बीजांड अंडक पाए जाते हैं। अच्छा, जायांग की इकाई क्या होती है? लास्ट ईयर पढ़ा था तुमने, तो जायांग की इकाई क्या पढ़ी थी तुमने? बताओ, जायांग की इकाई क्या होती है? ऑनलाइन वाले एक बार कमेंट्स करके बता देना, जायांग की इकाई क्या होगी? नहीं लिख रहे? चलो इधर देखना। जायांग, जायांग की इकाई होती है, जायांग सॉरी, अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं अंडप, अंडप पाए जाते हैं। ठीक है। और अंडप जो होते हैं ना, अंडप के अंदर आपने पढ़े होंगे, इसके अंदर पाए जाते हैं बीजांड। और बीजांड के अंदर मिलता है भ्रूण कोश। और भ्रूण कोश के अंदर पाई जाती है अंड कोशिका। आया नहीं आया समझ में? अब सुनो कैसे कैसे होंगे ये। नींबू आपने देखे? नींबू सबने देखे होंगे, नहीं देखे? देखे। चलो नींबू नहीं देखे, संतरा देखे होंगे। ठीक है। संतरा जो होता है ना, ये आपको पता ही है, नहीं पता तो आपके इसी चैप्टर में आएगा लास्ट में, कि अंडाशय जो होता है, इस अंडाशय से आगे चल के फल का निर्माण होता है। अंडाशय जो होगा वो फल में बदलता है। ठीक है। अब एक फल हम लेके चल रहे हैं, जैसे हमने ले लिया संतरा। संतरा के अंदर बाहर छिलका होगा, होता है छिलका। तो वो छिलका जो होगा ना, वो अंडाशय की भित्ति होती है। कोई भी फल हो, फल के ऊपर जो छिलका मिलेगा, जो आवरण मिलेगा, वो उसके अंडाशय की भित्ति होती है। ठीक है। दूसरा, ये आपने शायद नहीं पढ़े होंगे, 11वीं क्लास में इतनी डिटेल में आपको नहीं बताया होगा। दूसरा,
अब संतरा का हमने छिलका हटा लिया, छिलका हटाने के बाद में उसमें देखना संतरा की कई सारी आपको छोटी छोटी लंबी लंबी फांक सी मिलेंगी। तो वो जो फांक होती है ना, वो जितने अंडाशय के जितने अंदर, अंडाशय के अंदर जितने भी भाग होंगे, जितने भी कोष्ठक बनेंगे, उसमें आपने देखा है जैसे ये संतरा है और संतरा में मान के चलना एक संतरे के अंदर ऐसी 10 फांक हैं, मान के चल रहे हैं हम 10 फांक हैं। तो क्या कभी ऐसा होता है कि एक फांक के बीज या रस जो होगा वो दूसरे में पहुंच जाएगा? ऐसा होता है? नहीं होता है ना। तो ये एक तरह से ये फांकें जो होती है ना, वो एक कंपार्टमेंट का काम करती हैं। जैसे रेलवे में नहीं होते, जैसे जनरल डिब्बा जो होते हैं रेलवे में, वो अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, उसमें से ये थोड़ी होता है चलती हुई ट्रेन में से एक में से दूसरे डिब्बे में पहुंच जाएंगे, नहीं होता ना। तो ऐसे ही क्या है कि ये कंपार्टमेंट की तरह होते हैं। तो अंडाशय के अंदर जितने भी भाग हमें दिखाई देते हो, वो ही भाग क्या कहलाएंगे? अंडप कहलाएंगे। नहीं आया समझ में? नींबू देखना आप, घर जाके नींबू, नींबू छोड़ो, भिंडी देखिए, भिंडी आ जाए ना, एक काम करना, भिंडी काटना, एक भिंडी लेना और उस भिंडी को काट के देखना, जैसे ये भिंडी है, उसको आप काटना, काटने के बाद में ये देखना उसमें कितनी गर्तनुमा मतलब कितने उसमें खोखले भाग दिखाई दे रहे हैं, नलीनुमा भाग दिखाई देंगे आपको, और उसमें छोटे छोटे बीज भरे हुए मिलेंगे भिंडी के अंदर। ये तो काम कर लेंगे ना। तो जितने उसके भाग है ना, वही भाग क्या कहला रहे हैं? अंडप कहला रहे हैं। पूरी भिंडी, जैसे ये भिंडी है मान के चलो, पूरी भिंडी तो क्या कहलाएगी? अंडाशय से बनी हुई संरचना होती है, फल होता है, ठीक। और उसके अंदर जितने भाग होते हैं भिंडी के अंदर, वो ही उसके भाग क्या कहलाएंगे? अंडप कहलाएंगे। नहीं आया समझ में? नींबू लेना आप, नींबू काटना बीच में से, बीच में से नींबू काटा, नींबू काटने के बाद में नींबू में देखना आपको, जैसे आपने नींबू काटा है तो बीच में एक तो ऐसे खंभनुमा संरचना, स्तंभनुमा संरचना मिलेगी, और ऐसे आपको 4-5 भाग और दिखाई देंगे नींबू में, पतले पतले से झिल्लियों के द्वारा अलग मिलेंगे वो भाग। और बिल्कुल बीच में यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको? बीज मिलेंगे। नींबू में कभी भी यहाँ पर्दी की साइड में बीज नहीं मिलेंगे आपको, कि यहाँ मिलते हो पर्दी की साइड में, हमेशा यहाँ बीच में आपको बीज मिलेंगे नींबू के अंदर, ठीक है। तो ये जितने भी भाग होते हैं ना, इन्हीं भागों को हम क्या बोलते हैं? कंपार्टमेंट, या इनको हम अंडप के नाम से जानते हैं, ठीक। अब इनके अंदर क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। बीजांड से ही किसका निर्माण होगा? बीज का निर्माण होता है। बीजांड आगे चल के बीज में बदल जाएगा, ध्यान रखना। तो बीज पहचान लेंगे। इस बीज के अंदर क्या होता है? भ्रूण कोश होता है, एक थैलेनुमा संरचना होती है, और इसी थैलेनुमा संरचना में क्या होती है? अंड कोशिका होती है, और उसी अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण होगा। नहीं आया समझ में? जब हम खेतों में फसल को बोएंगे, तो फसल बोने पे हम सीधे पादप लगाएंगे या फिर उसके बीजों को डालेंगे? पौधे के बीजों को डालेंगे, बीज डालेंगे ना। तो बीज का निर्माण जो होता है वो इस बीजांड से होता है, और उस बीजांड में ही अंड कोशिका से पादप के नर युग्मक की कोशिकाएं मिलके किसका निर्माण करेंगी? युग्मनज का, और फिर भ्रूण का निर्माण होता है। वही भ्रूण आगे चल के नए पादप का निर्माण करेगा, ठीक है। तो ये क्रिया कौन सी हो गई? पादप के अंदर दिखाई दे रहा है क्या ये? तो देखो, युग्मक निर्माण की क्रिया में पादप में पुष्प जो होते हैं, पुष्प के अंदर किसमें निर्माण होता है? पराग कोश में निर्माण होता है, ठीक है। या लघु बीजाणु धानी के अंदर किनका निर्माण होगा? युग्मकों का निर्माण होगा, नर युग्मकों का। और मादा युग्मकों का निर्माण कहाँ पे होता है? अंडाशय के अंदर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? युग्मकों का निर्माण कहाँ हो रहा है? पादपों के लिए। लिख लो इसे, बनाओ। नोट कर लेना इसे।
कर लिया नोट? ठीक है। अब इसके बाद में देखो, जंतुओं के लिए लेके चल रहे हैं। जंतुओं में कहाँ निर्माण होता है? जंतुओं में। अब जंतुओं में एक तो हम लेके चल रहे हैं नर प्राणी, नर प्राणियों में, और एक लेके चल रहे हैं हम मादा प्राणियों में। इनमें कहाँ कहाँ होगा? नर प्राणी जो होते हैं, ध्यान से सुनना, नर प्राणी जो होते हैं, नर प्राणी के अंदर नर जननांग होते हैं, और नर जननांग में मुख्य नर जननांग जो होंगे वो वृषण या टेस्टिस होते हैं। ठीक है। और इन वृषण या टेस्टिस में क्या पाई जाती हैं? शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब मिलती है। और इन्हीं शुक्र जनन नलिकाओं में किसका निर्माण होगा? शुक्राणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। शुक्राणु मात्र कोशिकाएं। और ये शुक्राणु मात्र कोशिकाएं जो होंगी वो कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं, 2n होती हैं ये। ठीक है, 2n। ये थर्ड चैप्टर में मिलेगी पूरी प्रोसेसिंग, ये वाली थर्ड चैप्टर के अंदर। और इससे पहले जो पढ़ा था पादपों में, वो पूरी प्रोसेसिंग दोनों की वो उसमें मिलेगी सेकंड चैप्टर में। और इनमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण होगा? शुक्राणुओं का निर्माण होगा। ठीक है। और शुक्राणु कैसे होते हैं? अगुणित होंगे या द्विगुणित होंगे? कैसे हैं? अगुणित हैं। दूसरा, मादा प्राणी की यदि हम बात करें तो मादा प्राणी में मुख्य जनन अंग होता है अंडाशय। ठीक है। अंडाशय में क्या होता है? अंड मात्र कोशिकाएं होती हैं, या अंडाणु मात्र कोशिकाएं। ये प्रोसेसिंग थोड़ी लंबी है, लेकिन शॉर्ट में हम समझ रहे हैं अंडाणु मात्र कोशिकाएं। और ये मात्र कोशिकाएं कैसी होंगी? द्विगुणित होती हैं। ठीक है। और इनके अंदर भी क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान किसका निर्माण होगा? अंडाणु का निर्माण होता है, या एक सेल का निर्माण होगा। और अंडाणु भी कैसा होता है? अगुणित होता है। करो नोट इसे। लिख लिया? अच्छा। अब इनकी वो लिखा है क्या, भाषा इसकी? क्या इसी से समझ जाओगे? समझ जाओगे ना इसी से? तो ध्यान रखना, मादा प्राणियों में कहाँ पे निर्माण होगा? अंडाशय के अंदर होगा। और नर प्राणियों में कहाँ होता है? वृषण के अंदर युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अब सुनो, अब समझने वाली चीजें हैं।
कि जब भी किसी भी प्राणी के अंदर लैंगिक जनन होगा, तो लैंगिक जनन ऐसा तो हो नहीं, आपको शुरू में बताया था कि किसी भी प्राणी, कोई भी प्राणी जब जन्म लेगा, मतलब जब भी जनसंख्या में वृद्धि होगी, तो इसका मतलब किसी ना किसी जीव का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और उसकी क्या होगी, मृत्यु होगी, कभी ना कभी प्राणी की मृत्यु भी होगी, शुरू में बताया था। और मृत्यु से क्या होगी, जनसंख्या में कमी। ठीक, इसकी बीच की जो अवधि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जीवन अवधि के नाम से जानते हैं, जीवन अवधि। अब हर जीव की जीवन अवधि जो थी वो अलग अलग बताई थी। इसी जीवन अवधि में क्या होगा कि उसकी विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं आती हैं, जीव के जीवन की विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। अब वो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं वो देखना एक बार। सबसे पहले जीवन चक्र की, किसी भी जीव के जीवन चक्र की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। जीवन चक्र की अवस्थाओं में देखो, सबसे पहले क्या होगा कि जब भी युग्मक मिलेंगे आपस में मिलेंगे, तो युग्मकों के मिलने से, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के आपस में मिलने से सबसे पहले बनने वाली कोशिका कौन सी होगी, जायगोट या युग्मनज होगी। और इस जायगोट के अंदर क्या होंगे, समसूत्री विभाजन होंगे। और जायगोट से किसका निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, और भ्रूण का निर्माण जो होगा वो माता के गर्भ में होगा या फिर अंडे के अंदर होगा, गर्भ से बाहर भी होगा, दोनों ही जगह होगा। तो युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होगा, और इस भ्रूण से आगे चल के किसका निर्माण होगा, शिशु का निर्माण होगा, शिशु का। और शिशु जो होता है, एक गेस्टुलेशन पीरियड जब पूरा हो जाएगा, गर्भावधि जब पूरी हो जाती है, तो प्रसव क्रिया के द्वारा या फिर अंडे में है तो अंडे को फोड़कर वो कहाँ निकल आता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, अब बाहर आ जाएगा तो उसकी अलग प्रावस्था चालू होगी। तो ऐसे ही इनकी विज्ञान के अंदर अलग प्रावस्था है, बायोलॉजी के अंदर, और जनरल जो हमारी प्रावस्थाएं अन्य जो विषय हैं उनमें अलग अलग होती हैं। तो सबसे पहली प्रावस्था आती है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था पृथ्वी पे पाए जाने वाले या लैंगिक जनन करने वाला कोई भी प्राणी हो, चाहे वो पादप हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कवक हो, चाहे वो कोई भी हो, सब में क्या होती है, आकार आकृति संरचना सब में अंतर मिलता है। जैसे हम और पादप है, हम दोनों कैसे हैं, समान है ना, पादप और हम लोग समान हैं कैसे हैं समान, बता। हम लोग अलग अलग हैं, हमारी आकार आकृति संरचना कार्य सभी कैसे मिल रहे हैं, अलग अलग मिल रहे हैं। किंतु लैंगिक जनन की जो घटनाएं होती है ना, उनमें समानता होती है। आगे समझ में। तो सबसे पहले अवस्था आती है भ्रूणावस्था। इनके देखो आज नाम देख रहे हैं, कल इनके बारे में आपको बता देंगे। दूसरी अवस्था आती है जनन प्रावस्था। तीसरी अवस्था आती है इसके बाद में, जनन प्रावस्था के बाद में, सॉरी, जनन प्रावस्था से पहले की अवस्था होती है किशोर अवस्था। अगली है जनन प्रावस्था, और चौथी है वृद्धावस्था। ठीक है, ये चार अवस्थाएं हैं, इनके बारे में कल पढ़ेंगे। और इनको पढ़ना, एक बार समझने की कोशिश करना, नहीं आए वो कमेंट्स कर देना या बता देना।